कैसे हैं दोस्तों शाह फैसल पर बनाई गई हमारी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री यकीनन आपने देखी होगी, जिसका हमें बाकी वीडियोस के मुकाबले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि हमने अपनी सीरीज शाह फैसल में लॉरेंस ऑफ अरबिया का जिक्र क्यों नहीं किया, और दूसरा सवाल ये था कि बरतानिया आखिर आले सऊद को फंडिंग क्यों करता था। दोस्तों, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों, अब्दुल अजीज इब्न सऊद के बारे में आप ये बात जान लीजिए कि वो उस्मानियों के पहले दिन से दुश्मन थे और उस्मानी उनके दुश्मन थे। अब्दुल अजीज इब्न सऊद वही हैं जिन्होंने सऊदी अरब की बुनियाद रखी थी, जो शाह फैसल के वालिद थे। लेकिन अब्दुल अजीज को उस्मानियों से ये दुश्मनी विरासत में मिली थी, जो कि अब्दुल अजीज के पैदा होने से करीब 100 साल पहले से जारी थी। हमने आपको बताया था अपनी शाह फैसल की दास्तान की पहली किस्त में कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने 1744 में आले सऊद से एक मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत आले सऊद ने यह वादा किया कि वो मोहम्मद बिन वहाब के नजरिया इस्लाम को फैलाएंगे, जिसे आज अहले हदीस या वहाबी मसलक कह सकते हैं। इस नजरिए इस्लाम को आले सऊद ने फैलाने का वादा किया था, और जब इन्होंने अरब खित्तों में आले वहाब के नजरिया इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो उनका सामना सल्तनत उस्मानिया, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, उनसे हुआ। हमने आपको बताया था दोस्तों कि मक्का, मदीना और आज का सऊदी शहर जद्दा जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हाशमियों की सल्तनत थी और हाशमी उस्मानियों के वफादार थे। तो हुआ ये कि आले सऊद ने हिजाज की हाशमी सल्तनत पर हमला कर दिया, यानी इनडायरेक्टली उस्मानियों के एक इंटरेस्ट पर हमला कर दिया। 1802 में इन्होंने मक्का फतह कर लिया और इसके 2 साल के बाद इन्होंने मदीना पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह हाशमी सल्तनत पर आले सऊद का कंट्रोल हो गया। ये बात जब उस्मानी सल्तनत को मालूम हुई तो उन्होंने सऊदियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का फैसला किया। इस कार्रवाई के लिए मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मोहम्मद अली पाशा ने अपने एक बेटे तोसन को फौज देकर हिजाज भेजा और एक मौके पर मोहम्मद अली पाशा खुद भी हिजाज चला आया। इस तरह मिस्रियों ने सऊदी फौज को शिकस्त देकर हिजाज से निकाल दिया और 1812 तक मक्का और मदीना आले सऊद से वापस छीन लिए, और इसके बाद उन्होंने हिजाज की हाशमी सल्तनत को भी बहाल कर दिया, यानी हिजाज फिर से सल्तनत उस्मानिया के वफादार हाशमियों के कब्जे में आ गया। इस फतेह के कुछ साल बाद मोहम्मद अली पाशा के एक और बेटे इब्राहिम पाशा ने अरब खित्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस दौर में सऊदी हुकूमत का दारुल हुकूमत रियाज नहीं, बल्कि उसके पास एक और इलाका अद-दरिया था। अप्रैल 1818 में इब्राहिम की फौज ने सऊदी दारुल हुकूमत अब-दरिया का मुहासरा कर लिया। 6-7 माह तक ये मुहासरा चलता रहा, लेकिन आखिरकार सऊदी हुक्मरान अब्दुल्ला इब्न सऊद ने अपने हथियार फेंक दिए और सरेंडर कर दिया। फातेह मिस्री फौज ने अब दरिया शहर की इमारतें गिराकर इसका नामो निशान मिटा दिया। आले सऊद ने जो हीरे जवाहरात बरसों पहले मदीना से लूटे थे, जो अब तक उनके पास थे, उन्हें भी वापस कर दिया। आले सऊद के हुक्मरान अब्दुल्ला इब्न सऊद को गिरफ्तार करके उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत इस्तांबुल भेज दिया गया, जिसे पहले कुस्तुनतनिया कहा जाता था। तो इस्तांबुल में उस्मानी सिपाही अब्दुल्ला इब्न सऊद को जंजीरों में जकड़कर आज जहां मस्जिद आया सोफिया है, उसके सामने उनको लाया गया, जिसे देखने के लिए तुर्कों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया, जो अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर खुशी मना रहा था, क्योंकि ये लोग उनके दुश्मन थे। और फिर इस हुजूम के सामने अब्दुल्ला यानी आले सऊद के सरबराह का सर कलम कर दिया गया। तुर्क हुजूम ने इस पर खुशी से नारे लगाए। अब्दुल्ला इब्न सऊद की सरकटी लाश 3 दिन तक आया सोफिया मस्जिद के बाहर पड़ी रही और लोग अपने दुश्मन का यह अंजाम देखते रहे। इस वाक़े के तकरीबन 20 से 25 साल तक मिस्री फौज सऊदी इलाकों में मौजूद रही और रियाज में भी उनकी फौजी छावनियां कुछ अरसे तक कायम रही। अगरचे सऊदियों ने कुछ ही अरसे बाद मिस्रियों को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ाइयों का ये सिलसिला अगले चंद वर्षों तक थोड़ा बहुत चलता रहा। कहीं लड़ाई छिड़ जाती तो कहीं रुक जाती, कहीं सुलह हो जाती तो कहीं फिर से छिड़ जाती। इस दौरान आले सऊद मिस्रियों और उस्मानियों को रस्मी तौर पर अपना हुक्मरान भी तस्लीम करते रहे।
और मिस्र को खैराज की एक तय शुदा रकम भी भेजते रहे। ये सिलसिला 1843 तक थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ चलता रहा, लेकिन इसी दौर में आले सऊद में वो सरबराह आया जिसने आले सऊद को उस्मानियों और मिस्रियों के तसल्लुत से निजात दिला दी। ये वही फैसल इब्न सऊद है, सऊदी अरब के सरबराह थे, जो शाह अब्दुल अजीज के दादा थे, जिनके नाम पर शाह अब्दुल अजीज ने अपने तीसरे बेटे का नाम शाह फैसल रखा था। तो इस फैसल इब्न सऊद को 1834 में अपने वालिद तुर्की इब्न सऊद के कत्ल के बाद हुकूमत मिली थी, लेकिन 1837 से 38 में जब ये हुक्मरान थे सऊदी अरब के, तो इनको मिस्रियों ने गिरफ्तार कर लिया और कैद करके काहिरा भेज दिया। अलबत्ता वो किसी तरह रिहा होकर या फरार होकर 1843 में नजद आ गए। नजद पहुंचकर उन्होंने अपने उन रिश्तेदारों को शिकस्त दी जो उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमत पर काबिज हो गए थे। यूँ दोस्तों 1843 से सऊदी हुकूमत को एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसे फैसल बिन सऊद यानी अब्दुल अजीज के दादा ने लीड किया। ये फैसल इब्न सऊद थे जिन्होंने आले सऊद को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। इनके वालिद तुर्की इब्न सऊद के दौर से रियाज आले सऊद का नया दारुल हुकूमत बन चुका था, तो फैसल ने रियाज को ही अपना मरकज बनाकर इसके आसपास एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वो एक बहादुर कमांडर और जबरदस्त डिप्लोमेट थे। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इन्होंने सऊदी सल्तनत को खूब फैलाया। 1850 से 55 तक ये सारा इलाका ये पूरा सऊदियों के कब्जे में जा चुका था, यानी अरब इमारात, कतर, कुवैत तक के इलाके उनके कंट्रोल में जा चुके थे। यूँ फैसल बिन सऊद यानी सऊदी हुक्मरान ने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। इनकी सल्तनत हिजाज को टच करती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी कभी हिजाज पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो फिर से उस्मानी या मिस्री फौजों को अपने खिलाफ जंग की दावत नहीं देना चाहते थे, जैसा कि माजी में हो चुका था। फिर उन दिनों बरतानिया, जो कि बहरी सुपर पावर थी, वो भी उस्मानियों की इत्तेहादी बन चुकी थी। इसलिए फैसल इब्न सऊद ने हिजाज में मुदाखलत नहीं की, ताकि दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने खिलाफ ना किया जाए। यही वजह थी कि हिजाज का पूरा इलाका सऊदी हुकूमत के दौर में भी हाशमियों के कंट्रोल में रहा, जबकि वो उस्मानियों के वफादार थे। तो यूँ हुआ कि फैसल बिन सऊद का 1865 में इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद उनकी सल्तनत तेजी से बिखरने लगी। मौजूदा सऊदी अरब के बाहर जो इलाके उन्होंने कब्जा किए थे वो भी आज़ाद हो गए। 1890 से 91 के दौरान आले रशीद ने उनके दारुल हुकूमत रियाज पर कब्जा कर लिया। यही वजह थी कि सऊदी खानदान को उस वक्त कुवैत फरार होना पड़ा था। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज सऊदी अरब के बानी की उम्र 10 से 12 साल थी। इसके बाद आप जानते हैं कि वो कुवैत से वापस आए और उन्होंने आले रशीद को शिकस्त भी दी थी। दोस्तों, इस बैकग्राउंड से आप यकीनन ये समझ गए हैं कि अब्दुल अजीज इब्न सऊद जब रियाज के हुक्मरान बने तो उनके कंधों पर उस्मानियों से दुश्मनी का बोझ पहले से था, जिसे पीछा वो किसी सूरत नहीं छुड़ा सकते थे। यही वजह थी कि जब अब्दुल अजीज ने इक़्तिदार संभाला तो पहले दिन से उन्होंने उस्मानियों को अपना सुल्तान तस्लीम नहीं किया। हालांकि उस्मानी खुद को सारे अरब खित्तों का हुक्मरान समझते थे। इस इलाके में वो किसी आज़ाद हुक्मरान को यानी किसी भी आज़ाद सल्तनत को तस्लीम नहीं करते थे। हालांकि हिजाज या आले रशीद की सल्तनत को छोड़कर कोई भी अरब इलाका अब उनके कंट्रोल में नहीं था, यानी सारे अरब खित्तों का एक अलग ही नक्शा बन चुका था, जिसमें किसी भी ताकत का कोई मजबूत कंट्रोल नहीं नजर आता था। अरब खित्तों की पेचीदा सूरत हाल के बावजूद उस्मानियों का दावा था कि वो सारे अरब खित्तों के मालिक हैं, इसलिए वो अब्दुल अजीज इब्न सऊद को अपना गवर्नर ही समझते थे। इस तरह शाह अब्दुल अजीज भी रस्मी तौर पर ये कहते थे कि वो उस्मानी खलीफा को तस्लीम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि ना अब्दुल अजीज उस्मानियों के गवर्नर थे और ना उस्मानी उन्हें अपना इत्तेहादी समझते थे। ना भरोसा था, बल्कि वो तो अब्दुल अजीज को नीचा दिखाने के लिए उनके दुश्मन आले रशीद की भरपूर मदद किया करते थे। यानी उस्मानियों और आले सऊद में एक दिखावे का ताल्लुक था, जिसे दोनों तरफ से ताकत का तवज़ुन बदलने के लिए बस दिखाया जा रहा था कि
कब किसे मौका मिले और वो दूसरे से अपने पुराने हिसाब का चुकता करे। सो दोस्तों, पहले जंग अजीम तक ये सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रही, लेकिन हिजाज की हाशमी सल्तनत और आले रशीद की सल्तनत मुकम्मल तौर पर उस्मानियों की वफादार रही। इन इलाकों में उस्मानी फौजी अड्डे मौजूद थे। जद्दा, मक्का और मदीना में उस्मानी फौजों की छावनियां भी मौजूद थीं। इसी तरह आले रशीद की सल्तनत में भी उस्मानी फौजी आज़ादाना घूमते थे, लेकिन अब्दुल अजीज की सल्तनत में उस्मानी फौजी इस तरह आज़ादाना नहीं घूमा करते थे, यानी इसकी इजाज़त उनको नहीं थी। वहाँ उनको दुश्मन समझा जाता था। इस दुश्मनी की वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी होती थीं। पहली जंग अजीम से पहले आले सऊद और उस्मानियों में आखिरी लड़ाई 1913 में हुई थी। इस लड़ाई में अब्दुल अजीज की फौज ने अल हुसूस पर हमला करके 1200 उस्मानी सिपाहियों को इस इलाके से निकाल दिया था। इस हमले के नतीजे में अल हसा का सारा इलाका सऊदियों के कब्जे में चला गया था। इस लड़ाई के एक बरस बाद यानी 1914 में उस्मानियों ने अमीर अब्दुल अजीज से एक मुआहदा कर लिया और उसे नजद का गवर्नर तस्लीम कर लिया, और अब्दुल अजीज ने भी उस्मानी खलीफा को ज़ाहरी तौर पर अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि अमीर अब्दुल अजीज और उस्मानियों में ये मुआहदे बस कागजी तौर पर हैसियत रखते थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की अथॉरिटी को दिल से मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही पहली जंग अजीम शुरू हुई और अमीर अब्दुल अजीज को बरतानिया की मदद मिलने लगी, यानी उनको सपोर्ट मिलने लगी, तो उन्होंने ये मुआहदा खुद ही तोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? बरतानिया ने अरबों को उस्मानियों के खिलाफ कैसे बगावत करने पर उकसाया, ये सब हम आपको लॉरेंस ऑफ अरबिया कौन था की अगली किस्त में दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।